आज का टॉपिक है प्रकाश। ओके, ये जो है लेक्चर नंबर 9 है। ओके, क्या है 9 है लेक्चर नंबर। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी एक्सप्लेन करा है। ओके, टॉपिक क्या है? प्रकाश। प्रकाश पढ़ाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश है क्या, व्हाट इज दिस प्रकाश, क्या है प्रकाश। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ओके, जो कि तरंग के रूप में भी चलती है और कण के रूप में भी चलती है। ओके, तो इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ओके, देखिए प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ओके, जो कि 2 कंडीशन में ये चलती है। ओके, एक कण के रूप में चलती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश जो है, प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो कितना देर में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। मतलब सूर्य की किरणें जब प्रकाश, सूर्य की किरणें तो प्रकाश ही है, तो वो जब पृथ्वी पे आती है तो कितना देर में, कितना टाइम लगता है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा कि सूर्य की किरणें की बात बोलेंगे तो ये हो गया सूर्य, सूर्य, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी जब प्रकाश आता है ना तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है। ठीक है, छोटे छोटे बंडल, बंडल के रूप में आता है। ओके, और यही बंडल को क्या बोलते हैं? तो यही बंडल को बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ओके, और इसका खोज पूछ लिया आपसे कि इसका खोज कौन किए थे, खोज जो किए थे ये किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, तो याद रखिएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन, आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, वही जो है फोटोन के खोज किए थे, जो कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है ये छोटे छोटे बंडल के रूप में पहुंचते हैं पृथ्वी तक। और कितना देर में पहुंचता है पृथ्वी तक, तो याद रखिएगा कितना देर में पहुंचेगा, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में जो है ये पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। और चंद्रमा अगर पूछ लिया, चंद्रमा की बात बोलेंगे तो ये हो गया चंद्रमा। चंद्रमा सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितना देर में पहुंचता है, तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी तक कितना देर में पहुंचता है, तो याद रखिएगा 1.3। ठीक है, 1.3 देता है, मतलब कि 1 मिनट 30 सेकेंड में पहुंचता है, या फिर 1.28 भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार सकते हैं। ओके, तो चंद्रमा को जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक कितना देर में पहुंचता है, तो 1 मिनट 3 सेकेंड में। ओके, 1 मिनट 30 सेकेंड में, 1 मिनट 30 सेकेंड में। ओके, पॉइंट लगा है ना, तो 1 मिनट 30 सेकेंड में जो है पृथ्वी तक ये चंद्रमा पहुंचता है प्रकाश पृथ्वी तक। पृथ्वी की उपग्रह की बात बोलेंगे तो पृथ्वी का उपग्रह जो है ये एक ही उपग्रह है, वो कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? तो एक उपग्रह है, उपग्रह है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश जो है, प्रकाश तो 2 कंडीशन में पहुंचता है, एक कण के रूप में, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ठीक है, दोनों तरह के आपको देखने को मिलेगा, कण और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों तरह देखने को मिलेगा। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कणिका, ठीक है, कणिका सिद्धांत कौन दिया था, मतलब कौन बताया था कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलती है। ठीक है, कण के रूप में चलती है, ये कौन बताए थे? तो याद रखिएगा कणिका, इसे बोलते हैं कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो याद रखिएगा कणिका सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे न्यूटन। कौन दिए थे? वो न्यूटन दिए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? वो न्यूटन दिए थे। ठीक है, और तरंग पर, और देखिए कण के रूप में चलती है ये किसने बताया था? ये न्यूटन बताए थे। ओके, और प्रकाश तरंग के रूप में चलती है ये कौन बताए थे? ये कौन बताए थे? ये बताए थे हाइगेंस।
हाइगेंस नाम का वैज्ञानिक थे, वही बताए थे कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है। ओके, और कण के रूप में चलती है, ये कौन बताए थे? तो न्यूटन बताए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के वेग की गणना किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रोमर। क्या बोलेंगे? रोमर नाम का वैज्ञानिक था जो कि प्रकाश के वेग की गणना किया था। प्रकाश का वेग, इसका गणना किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा, रोमर। रोमर नाम का वैज्ञानिक थे, वही बताया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग के बारे में रोमन नाम का वैज्ञानिक ही बताया था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश चलती है सबसे ज्यादा किस में प्रकाश की चाल होती है? क्या बोलेंगे? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। कहां होती है? निर्वात में। ओके, चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। ओके, कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद किस में चलेगी? गैस में, फिर द्रव में, फिर किस में चलेगी? ठोस में। ओके, सबसे ज्यादा बोलेगा तो निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं कि किस में ज़्यादा प्रकाश से चाल चलती है। जैसे कि कांच में पूछ लेगा या फिर और भी चीज़ में पूछ लेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। कांच में याद रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या बोले? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है कांच में चाल। ओके, तारपीन का तेल में पूछ लिया आपसे, तारपीन का तेल में पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए, रॉक सॉल्ट और लाइलॉन दोनों में प्रकाश की चाल पूछ लिया। रॉक सॉल्ट और क्या बोले? नाइलॉन। रॉक सॉल्ट और लाइलॉन दोनों में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइलॉन में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जो है प्रकाश के स्रोत, अब प्रकाश के स्रोत देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत जो है वो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है इससे, तो समझिएगा प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत। ओके, समझिएगा ध्यान से। पहला आपको देखने मिलेगा प्रदीप्त। ओके, अब देखिए, दूसरा देखने को मिलेगा अप्रदीप्त। तीसरा देखने मिलेगा आपको पारदर्शक। ओके, चौथा देखने मिलेगा आपको, ठीक है, अर्धपारदर्शक। ओके, और पांचवा आपको देखने मिलेगा अपारदर्शक। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। प्रदीप्त किसे बोलते हैं? पता है? प्रदीप्त बोलेंगे हम लोग जिसका अपना लाइट हो।
ठीक है, मतलब जिसका अपना प्रकाश है वो प्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो वस्तु जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो वो प्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य में तो ईंधन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है, तो सूर्य में क्या ईंधन पाए जाते हैं, ऊर्जा होती है सूर्य में। तो सूर्य कैसे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसका स्वयं का प्रकाश हो। तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सूर्य, जैसे कि सूर्य। ओके, प्रदीप्त समझ में आ गया। और प्रदीप्त क्या होता है, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, दूसरे के प्रकाश पे डिपेंड हो। जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है, चंद्रमा तो अपना प्रकाश नहीं है, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब देखिए पारदर्शक, पारदर्शक किसे बोलेंगे, पारदर्शक हम उसे बोलेंगे, पारदर्शक अर्थ ये हो गया आर पार। पारदर्शक अर्थ क्या हो गया, आर पार। ठीक है, कोई ऐसा वस्तु, वैसा वस्तु जो कि प्रकाश जो है ई पार से ऊपर हो जाए। ठीक है, वो पारदर्शक वस्तु के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कांच, पानी, ये सब क्या है, पारदर्शक के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्या बोले, कांच, पानी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अर्ध पारदर्शक, देखिए अर्ध पारदर्शक किसे बोलेंगे, अर्ध पारदर्शक जैसे कि थोड़ा सा प्रकाश जाएगा, थोड़ा प्रकाश इधर ही रह जाएगा, थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा प्रकाश इधर ही रह जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अर्ध पारदर्शक। जैसे कि तेल, तेल से भींगा कागज, जैसे कि तेल से भींगा कागज, ये क्या है, ये अर्ध पारदर्शक के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब देखिए पारदर्शक, अपारदर्शक क्या होता है, अपारदर्शक अर्थ ये हो गया कि प्रकाश जो है ई पार से ऊपर नहीं हो सकता है, मतलब प्रकाश जो है प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे कि ईटा ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, बालू ले लीजिए, ठीक है, कोई ठोस चीज ले लीजिए, ठोस चीज में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ईटा, पत्थर, बालू ये सब क्या है, अपारदर्शक के अंतर्गत आते हैं, इससे प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या क्या बोले, ईट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, ठीक है, ईट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, बालू ले लीजिए। ठीक है, ये सब जो है अपारदर्शक के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब समझते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ तरंगदैर्घ्य के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, कलर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो वो समझ लेते हैं, किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ओके, तो एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। डायग्राम में आपको याद रखना है बिब गियोर, बिब गियोर याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखेंगे, बिब गियोर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बी से क्या हो गया, वायलेट कलर, मतलब बैगनी, क्या बोलते हैं इसे, बैगनी, बैगनी। ठीक है, ई से क्या हो गया, इंडिगो। ठीक है, बी से क्या हो गया, ब्लू। जी से क्या हो गया, ग्रीन। ई से, वाई से क्या हो गया, येलो। ओ से क्या हो गया, ऑरेंज। आर से क्या हो गया, रेड। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से बताइए कि किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप तो सिंपल सा आंसर मार देंगे, रेड। रेड का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, रेड का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ओके, सबसे कम होता है। क्या होता है, बैगनी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ओके, अब देखिए बैगनी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि लाल का ना सिर्फ तरंगदैर्घ्य ही ज्यादा होता है, बाकी सब चीज, बाकी सब चीज कम होता है। जैसे कि
अपवर्तनांक, जैसे कि अपवर्तनांक ले लीजिए, ठीक है, जैसे क्या बोले, जैसे कि अपवर्तनांक ले लीजिए, प्रकीर्णन ले लीजिए, आवृत्ति ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, अपवर्तनांक ले लीजिए, प्रकीर्णन ले लीजिए, आवृत्ति ले लीजिए, ठीक है, आवृत्ति ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए। ओके, ये सब चीज जो है ये कम होता है, सब चीज कम होता है। और यही जो है आप वर्तनांक ले लीजिए, प्रकीर्णन ले लीजिए, आवृत्ति ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, ठीक है, ये सब सबसे ज्यादा किस में होता है, बैगनी में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है बैगनी का, ठीक है, प्रकीर्णन भी ज्यादा होता है बैगनी का, ऊर्जा भी ज्यादा होता है बैगनी का, सब चीज ज्यादा किस में होगा, तो होगा बैगनी में, ठीक है। रेड रंग मतलब लाल रंग का जो तरंग है, मतलब लाल रंग का जो कलर है, इसमें सिर्फ तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, बाकी सब चीज क्या होता है, सब चीज कम होता है, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन, आवृत्ति, सब चीज कम होता है। और यही सब चीज जो है किस में ज्यादा होता है, तो बैगनी में ज्यादा होता है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्वेश्चन गिराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्न में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है, निम्न में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा किस रंग की ऊर्जा ज्यादा है। ऑप्शन देते हैं, पहला याद रखिएगा नीला, ठीक है, पहला याद रखना है आप लोगों को क्या, नीला, दूसरा हरा, ठीक है, तीसरा क्या याद रखेंगे, तीसरा याद रखिएगा पीला, फिर नारंगी, पीला, फिर नारंगी। अब बताइए किस में ऊर्जा ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा, तो नीला में ज्यादा होगा, पर ठीक है, नीला में ज्यादा होगा ऊर्जा, इसलिए यहां से आप मिला सकते हैं, यहां से मिला सकते हैं। नीला, नीला का अर्थ क्या हो गया, नीला का अर्थ हो गया ब्लू, ब्लू को ही नीला कहते हैं, ब्लू को ही नीला कहते हैं ना, ठीक है। अब वही अगर बैगनी दिया रहता ऑप्शन में तो आप बैगनी मारते, लेकिन यहाँ नीला दिया है तो आप नीला मारेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम याद रहेगा तभी ना आप मार सकते हैं, डायग्राम याद ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से मारेंगे। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके ओके, अब हम आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, हम प्रकाश देख रहे थे। ओके, क्या देख रहे थे, प्रकाश के बारे में देख रहे थे। ओके, अब देखिए प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, प्रकाश के गुण। ओके, ध्यान से समझिएगा, गुण किसे बोलते हैं। प्रकाश में आपको वैरायटी देखने को मिलेगा, वैरायटी समझते हैं ना, खाना पीना खाते होंगे या फिर भोज में जाते होंगे तो एक से एक वैरायटी देखने को आपको मिलता होगा, ठीक है, कटहल का सब्जी, कुछ मिठाई, तरह तरह का होता है ना। तो प्रकाश में वैरायटी आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वन विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन, वो सारा आपको ये वैरायटी पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो वो समझते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दूसरा क्या जानेंगे, दूसरा जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तीसरा क्या जानेंगे, तीसरा जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से पहले जो है ना ये देख लेते हैं हम, पुनः आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चौथा देखेंगे हम लोग प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे हम लोग, ठीक, क्या क्या देखें, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। छठा क्या देखेंगे, छठा क्या देखेंगे, छठा देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण,
ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण, अब क्या देखेंगे, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन, ठीक है, ध्रुवन देखेंगे। ये सब क्या है, ये सब प्रकाश की वैरायटी है। ओके, ये सब क्या है, तो प्रकाश की वैरायटी है जो अभी आपको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए पहला देखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य है। ओके, प्रकाश का परावर्तन घटना कैसे होता है समझिएगा। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब मान लीजिए कोई चिकनी तल है, ये कोई पृष्ठ है, चिकनी चिकनी कोई पृष्ठ है। ओके, प्रकाश आएगा ऐसे करके, टकरा गया, टकरा गया, अब टकरा के ये वापस लौट जाएगा, टकरा के ये वापस लौट जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, बीच वाले, बीच वाला ये अभिलंब है, क्या है, बीच वाला, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्मल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब समझिएगा, हम तो पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश आएगा ये चिकनी तल पे, चिकनी पृष्ठ पे टकरा के वापस वापस जब लौट जाएगा ना, वापस, तो यही घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब समझिएगा ध्यान से, किरण जब आती है, किरण जब आ रही है, किरण जब आ रही है तो आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इधर लौट के चला गया, लौट के चला गया, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव रे, क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, वापस जब लौट के गया तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। आया, किरण जब आ रहा है, किरण जब आया, किरण जब आया तो इसे बोलेंगे आपतित किरण, और किरण जब लौट के वापस चला जाएगा तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और ये वापस जब चल जाएगा, परावर्तित जब हो जाएगा, इसे बोलेंगे परावर्तित, रिफ्लेक्टिव रे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, तो ये था प्रकाश का परावर्तन। अब क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समझिएगा। ओके, समझिएगा ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा, सेम यही लॉजिक लगेगा, सेम जो है यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे, तो सूर्य की किरण आया और टकरा के वापस चल गया, तो इसे बोलते थे प्रकाश का परावर्तन, क्या बोलते थे, परावर्तन बोलते थे, परावर्तन बोलते थे। लेकिन ये जो है किरण, ये लौटेगा नहीं, अब ये अब लौटेगा नहीं। ओके, ये किरण आया और ये किरण जो है ऐसे प्रवेश कर जाएगा, ये किरण क्या होगा, ऐसे प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो जब किरण जब प्रवेश कर जाए, टकरा के वापस नहीं जाए, टकरा के वापस नहीं जाए बल्कि प्रवेश कर जाए, ठीक है, वो घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए रेस्टोरेंट सब में आप लोग जाते होंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में देखते होंगे या फिर कहीं भी देखते होंगे, तो ओपन दरवाजा होता है, मतलब कि ये ले लीजिए एटीएम मशीन ले लीजिए, एटीएम मशीन में जब जाते होंगे तो शीशा का दरवाजा रहता है, तो सूर्य की किरणें जो है अंदर प्रवेश कर जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है, वापस लौट के नहीं आती है बल्कि अंदर पूरा घुस जाती है सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरण जब अंदर प्रवेश कर जाए, तो वही जो है सूर्य की किरण जब अंदर घुस जाए, अंदर जब प्रवेश कर जाए, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन इससे एक बात याद रखिएगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, समझिएगा। अभिलंब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, किरण से क्वेश्चन पूछेगा कि ये किरण जो है किस ओर जाके झुक जाएगी, किस कंडीशन में। तो क्वेश्चन पहले बता देते हैं, समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि सूर्य की किरण आ रही है, ये हो गया सघन, देखिए ये हो गया विरल। अब विरल किसे बोलेंगे? हवा को बोलेंगे हम लोग विरल। विरल तो हवा को नहीं बोलेंगे, हवा को बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया सघन। सघन किसे बोलेंगे? सघन बोलेंगे हम लोग जल को। ओके, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा जब प्रकाश जो है विरल से सघन में जाती है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो ये जो किरण है किस ओर झुकेगी? अभिलंब तो इसे बोलते थे हम लोग, अभिलंब। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब किरण विरल से सघन में जाती है तो ये प्रकाश की जो किरण है किस ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर झुकेगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। क्यों? जब विरल से सघन में जाएगा प्रकाश, तब जब विरल से सघन में जाएगा प्रकाश तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। ओके, वही अगर उल्टा पूछ लिया सघन से विरल में जाएगा प्रकाश तो कहां झुकेगा? अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। विरल से सघन में गया प्रकाश तो किरण कहां जाके झुकेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा, वहीं पे जाके झुक जाएगा। ओके, लेकिन यही अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाके झुक जाएगा, डायग्राम बना के समझाते हैं। ये तो हो गया अपवर्तन की घटना, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो जब विरल से सघन में जाएगा प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब उल्टा समझाते हैं आपको। अब देखिए, ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश हो गया, ये प्रकाश हो गया। आइए जो है उस वक्त देखे थे विरल से सघन, अब देखते हैं सघन से विरल, देखते हैं सघन से विरल, ये हो गया विरल, ठीक है। विरल मतलब क्या हो गया? हवा। और सघन मतलब क्या हो गया? जल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आइए हो गया किरण मतलब प्रकाश, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जब किरण सघन से मतलब जल से, सघन से हवा में प्रवेश करे, मतलब विरल में प्रवेश करे तो ये किरण जो है किस ओर झुकेगा? तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो किरण जो है अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, ओके, अभिलंब से दूर जाके झुकेगा। और ये घटना को जानते क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तभी जाके जो है ना किरण अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या देखे? परावर्तन देखे, अपवर्तन देखे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखे, अब प्रकीर्णन देखते हैं। ओके, प्रकीर्णन समझिएगा क्या होता है। प्रकीर्णन देखिए क्या होता है। जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य है तो सूर्य से जब रोशनी आती है तो बहुत सारे कण से टकराते हुए आती है, धूल कण से टकराते हुए आती है, ठीक है। तो वही सूर्य की जो रोशनी है ना, प्रकाश जो है ना, सूर्य की रोशनी जो है, ये बहुत सारा क्या होता है? धूल कण से टकरा के आती है, ठीक है, धूल कण से टकरा आती है। ओके, तो यही धूल कण जो है ना, यही धूल कण से जब टकरा के आती है तो ये जो है किरण क्या होता है? रंगों में बिखर जाता है। ये किरण जो है रंगों में बिखर जाता है। और यही घटना को जानते क्या बोलता है? यही घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब धूल कण में टकरा के प्रकाश रंगों में बिखर जाता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि समुद्र का नीला रंग
समुद्र का नीला रंग किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। आकाश का नीला रंग किसके कारण? प्रकीर्णन कारण। सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या देखे? परावर्तन देखे, अपवर्तन देखे, पुनांतिक परावर्तन देखे, प्रकीर्णन देखे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए वन विक्षेपण देखते हैं। वन विक्षेपण, ठीक है। वन विक्षेपण भी जो है वही घटना दर्शाती है। ठीक है, वन विक्षेपण जो है वही घटना को दर्शाती है। ये भी क्या होता है? प्रकाश जो है आता है तो पूरे रंगों में बिखर जाता है। वन विक्षेपण घटना वही चीज कहलाती है, प्रकाश का रंगों में बिखर जाना। प्रकाश का रंगों में बिखर जाना। ठीक है, वर्ण विक्षेपण घटना कहलाती है कि वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यह भी जो है प्रकाश जब आती है तो रंगों में जब बिखर जाती है ना, तो ये घटना को बोलते हैं प्रकाश का वन विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वन विक्षेपण। और वन विक्षेपण की वजह से ना इंद्रधनुष की घटना उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, वैसे इंद्रधनुष बनने के लिए जो है ना 4 चीज चाहिए। प्रकाश का परावर्तन भी चाहिए, अपवर्तन भी चाहिए, पुनांतिक परावर्तन भी चाहिए, प्रकीर्णन भी चाहिए। ठीक है, और वन विक्षेपण का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन विक्षेपण का होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए वन विक्षेपण चाहिए, प्रकीर्णन चाहिए, पुनांतिक परावर्तन चाहिए, अपवर्तन चाहिए। ये सब 4 चीज होना जरूरी होता है। 4 चीज होना जरूरी होता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। क्या चीज बनने के लिए? इंद्रधनुष बनने के लिए। ओके, अब देखिए इंद्रधनुष सबसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इंद्रधनुष में रंग कितना होता है, और इंद्रधनुष जो है कितना डिग्री पे बनता है, और इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत बनता है या सूर्य के पास बनता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष जब बनता है ना, इंद्रधनुष जब बनता है, हमेशा याद रखिएगा कि इंद्रधनुष जब बनता है ना, देखिएगा ये हो गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जब बनता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा ये 42 डिग्री एंगल पे बनता है। 42 डिग्री एंगल पे बनता है इंद्रधनुष। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत बनेगा। अगर सूर्य यहां है, सूर्य के सामने बनेगा। ठीक है, सूर्य के विपरीत। सूर्य अगर पूरब में उगा है तो इंद्रधनुष कहां बनेगा? पश्चिम में बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, इंद्रधनुष में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीच का रंग क्या होता है? तो बीच का रंग होता है हरा। बीच का रंग होता है हरा, और ऊपर वाला जो रंग होता है, ऊपर वाला रंग होता है लाल, और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो होता है बैगनी। ठीक है, और इंद्रधनुष में टोटल रंग कितना होता है? तो 7 रंग होता है। और 7 रंग का ट्रिक आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। बेंजानी, हा, पी, नाल। समझिएगा, बे से बैगनी हो गया। ठीक है, जो से जामुनी हो गया, नी से नीला हो गया, हो से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, नो से नारंगी हो गया, लो से लाल हो गया। ओके, याद रखिएगा। बस खाली बीच का रंग पूछेगा, बीच का रंग कौन होता है? तो हरा होता है। ऊपर का रंग कौन होता है? तो लाल होता है। नीचे का रंग कौन होता है? तो नीचे का रंग बैगनी होता है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं हम लोग व्यतिकरण। ठीक है, एक व्यतिकरण देख लेंगे, एक देखेंगे विवर्तन, एक देखेंगे विवर्तन। ओके, समझिएगा ध्यान से। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इंद्रधनुष के बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पुनांतिक परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का वन विक्षेपण, ये सब होना जरूरी है। ओके, आप समझिएगा। आप समझाने जा रहे हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? देखिए, व्यतिकरण क्या होता है? जब सूर्य की रोशनी, मतलब ये हो गया सूर्य से किरण निकलती है। सूर्य की रोशनी जब एक ही बिंदु पर पड़ती है तो वो
बहुत सारा रंगों में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है और यही बिंदु पर जब पड़ेगा ना, प्रकाश ऐसे ऐसे फैल जाएगा, अभी यहाँ से फैल जाएगा, कभी यहाँ से फैल जाएगा। मान लीजिए ये बिंदु है, बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। यहाँ रोशनी पड़ा तो प्रकाश यहाँ से फेंक देगा, यहाँ से फेंक देगा, यहाँ से फेंक देगा, यहाँ से फेंक देगा, ठीक है। बहुत सारा रंगों में बदल जाएगा। मतलब प्रकाश एक ही बिंदु पे पड़ के बहुत सारा रंग जब देने लगे तो वो कौन सी घटना है? तो वो घटना है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। और आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो छाग में, छाग में मतलब साबुन का बुलबुला में, साबुन का बुलबुला में, साबुन के बुलबुला में आपको देखने को मिलेगा व्यतिकरण। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब विवर्तन समझिएगा, विवर्तन क्या होता है? ठीक है, विवर्तन, विवर्तन यहां समझाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए समझ लीजिए कि ये हवाई जहाज है, ओके, और सूर्य की रोशनी यहां है। ये सूर्य की जो है रोशनी, सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है, ठीक है, सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है। तो इस सूर्य की रोशनी जो है हवाई जहाज में टकरा के, मतलब कि हवाई जहाज में टकरा के ये रोशनी क्या होगा? इधर जाके मुड़ जाएगा। ये रोशनी क्या होगा? इधर जाके मुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि सूर्य की किरण का मुड़ना, सूर्य की किरण या फिर प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन की घटना बोलते हैं। प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन की घटना बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोले? क्योंकि प्रकाश जो है ना, विवर्तन घटना जब भी होती है तो ये हमेशा ऊंचाई पे होती है। ये हमेशा ऊंचाई पे होगा, ऊंचाई पे, जमीन पे नहीं होता, बल्कि हमेशा ऊंचाई पे होता है, ठीक है, ऊंचाई पे होता है, याद रखिएगा। तो क्या क्या चीज देखिए? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, वन विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन। अब देखते हैं ध्रुवन। ध्रुवन क्या होता है समझिएगा। ध्रुवन सीधे से याद रखिएगा कि ध्रुवन हम लोग किसे बोलेंगे। देखिए ध्रुवन किसे बोलेंगे, देखिएगा, ये प्रकाश की रोशनी आ रही है, आ रही है ना। अब देखिएगा क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर खिलाड़ी को देखते होंगे आप लोग, वो चश्मा, मतलब चश्मा पहनता है, रंगीन चश्मा पहनता है, गिलास पहनता है, ठीक है। अब देखिए मान ले रोहित शर्मा ले लेते हैं, रोहित शर्मा मान ले ये है, ठीक है, और ये मान ले गेंद है, ये मान ले गेंद है। पहले समझिएगा, पूरा क्वेश्चन समझिएगा। और यहाँ से ये कैच लेने जा रहा है, यहाँ से ये कैच ले, नीचे है रोहित शर्मा और गेंद यहाँ पर ऊपर गया तो कैच लेगा, ठीक है। तो कैच लेगा तभी ना जब इसको रोशनी, जब इसको जो है अच्छा से बॉल दिखाई पड़े। लेकिन ये क्या होता है, इस वक्त क्या होता है, इस वक्त ना ध्रुवन की घटना उत्पन्न हो जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी पड़ा तो सूर्य की रोशनी जो है बहुत सारा जो है रोशनी कभी इधर भटक गया, 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 ठीक है। तो इसको ना रोहित शर्मा को क्या होता है, ये गेंद दिखाई नहीं देता है, प्रकाश के सामने आ जाएगा, ऐसे चुंधराएगा, ऐसे करेगा, ठीक है। अब वो कहां से ले पाएगा कैच? ध्रुवन की घटना उत्पन्न हो गया। जब ध्रुवन की घटना जब उत्पन्न हो गया तो कहां से कैच ले पाएगा? उसको बॉल ही नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए देखते हो क्रिकेटर खिलाड़ी लोग को वो चश्मा पहनता है, और वो चश्मा जो रहता है वो कौन सा गिलास का रहता है? तो पोलराइड गिलास का रहता है, पोलराइड ग्लास का रहता है, ठीक है, पोलराइड ग्लास रहता है, ठीक है। और पोलराइड ग्लास क्या करता है, बहुत सारा जो रंगों में बिखर जाता है ना प्रकाश, ध्रुवीकृत होने लगता है, दिशा भटक जाता है, कभी इधर घुस गया प्रकाश, कभी इधर घुस गया प्रकाश, पूरा अकचौंधी जब लग जाता है, ठीक है, अकचौंधी टाइप जो लगता है, तो यही पोलराइड ग्लास क्या करता है, यही सब प्रकाश को ऐसे समेट के एक जगह एकत्रित कर देता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। उसके बाद जो है पोलराइड ग्लास जब लगा रहता है रोहित शर्मा के चश्मा आंख में, उसके बाद जो है ये गेंद को आसानी से जो है ये कैच कर लेता है, आसानी से ये कैच कर लेता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ध्रुवन देख लिए, ओके। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। आप समझिएगा, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं दर्पण। अब हम दर्पण देखेंगे। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन इतना देखने को मिलेगा ना,
देखिए अब क्या देखेंगे, दर्पण, ठीक है, दर्पण देखेंगे। देखिए एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को जो है ये दो भागों में बांटा गया है। एक आपको पढ़ने मिलेगा उत्तल दर्पण, एक पढ़ने मिलेगा आप लोग को अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये समतल दर्पण, अब समझिएगा ध्यान से। पहले समतल दर्पण देख लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। समतल दर्पण से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, कि घरों में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। ओके, घरों में उपयोग करने के लिए समतल दर्पण होता है। ओके, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि मान ले कोई समतल दर्पण इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है किसी का जो है मान ले वो भी वेग से मान ले दौड़ के आ रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, कि दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये कितना वेग से बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना वेग से बनेगा, तो 2 वेग से बनेगा। ओके, इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल दुगना हो जाएगा। ओके, भी वेग से कोई दौड़ेगा तो यहाँ 2 वेग से दिखाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन और पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 2 समतल दर्पण है, मान ले 2 समतल दर्पण पे है और 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे मान ले झुका हुआ है, झुका हुआ है, तो उसमें जो है कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप समझिएगा, जब 60 डिग्री पे जो 2 समतल दर्पण झुका हुआ है तो उसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा आप लोगों को। सूत्र, इसका सूत्र होता है 300 n बराबर 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 है, थीटा का मान कितना है 360, थीटा का मान कितना है तो 60 है, तो 60 यहाँ दे दिए, ठीक है, n बराबर 360 बाय थीटा, ये हो गया। आपसे क्या पूछा, कितना प्रतिबिंब बनेगा ना, तो 1 0 1 0 काट देना है, छोछा के 36, छोछा के 36, ठीक है। तो छोछा के 36 जो 6 आया, तो ये तो सम संख्या है, ये तो सम संख्या है। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन गिरे कि क्वेश्चन पूछे कि 2 समतल दर्पण है, 60 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है, उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो याद रखिएगा कि सम में कभी भी आंसर नहीं आएगा, सम में आंसर नहीं आएगा। मान लीजिए 6 आ गया, तो 6 में क्या करना है, 6 में 1 माइनस कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। अब मान ले, अब देखिए, अब मान ले कि 90 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री पे झुका हुआ है, तो वही करना है, n बराबर 360 बाय 90, वही करना है, 1 0 1 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तो सम संख्या है, तो 4 में 1 माइनस कर देना है, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मान ले 40 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है, 40 डिग्री एंगल दे दिया, तो क्या करेंगे, n बराबर 360 बाय थीटा, तो क्या देंगे, n बराबर 360, थीटा का मान कितना था, 40 था, 1 0 1 0 काट दिए, 1 0 1 0 काट दिए, कितना आंसर है, 9 चौक 36, 2 आ गया। तो 9 तो विषम संख्या है, 9 तो विषम संख्या है, तो विषम क्या बोले थे कि विषम आ सकता है पर सम नहीं आ सकता है, तो विषम आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए काट के 10.5 आ गया, मान ले काटने छाटने के बाद 10.5 आ गया, तो आपका आंसर कितना होगा, बस इसको जो है 0.5 को हटा देना है, आपका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जब भी, तो आप बता दीजिएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो समतल दर्पण का भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, हाँ क्या देखें, समतल दर्पण देख लिए। अब देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। देखिए ये हो गया मेरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को जो है दो भागों में बांटा गया था, एक था उत्तल, एक था अवतल। ओके, दोनों देखेंगे। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। अब देखिएगा ध्यान से, गोलीय दर्पण कैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता है। ये मेरा हो गया गोलीय दर्पण, हो गया ना। अब समझिएगा ध्यान से, गोलीय दर्पण को बीच से काट दीजिए। पहले बीच से काट दिए, काट दिया ना, बीच से काट दिए। अब समझिएगा ध्यान से, बीच से काट दिए, देखिएगा देखिए। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो है उठा हुआ भाग, उठा हुआ जो भाग है ये कौन सा दर्पण है, इसे आप कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे आप लोग उत्तल, उत्तल दर्पण। ये है इधर धंसा हुआ भाग, ये है धंसा हुआ भाग, तो इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे हम लोग अवतल, अवतल दर्पण। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा डिसाइड जो किया जाता है ना कि ये उत्तल दर्पण होगा या फिर अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो हमेशा बाएं साइड देख के, यहाँ बाएं साइड से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये उठा हुआ जो इधर भाग है, इसी से ना पता किए, उठा हुआ इधर भाग है तो ये उत्तल दर्पण है, धंसा हुआ इधर भाग है तो ये अवतल दर्पण है। समझ में आ गया होगा डायग्राम आप लोग को। अब इसका जो है कार्य देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है, कार्य समझिएगा। इसका कार्य है, देखिए इससे ना आपको दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश, प्रकाश से पूछेगा कि प्रकाश जब उत्तल दर्पण पे डालेंगे तो इसमें प्रकाश फैलाएगा कि सिकुड़ाएगा, फैलाएगा कि सिकुड़ाएगा। जब प्रकाश जब उत्तल दर्पण पे डालेंगे हम, ठीक है, तो प्रकाश फैलेगा कि सिकुड़ेगा? तो याद रखिएगा प्रकाश फैलेगा, प्रकाश फैलेगा। ठीक है, वही अगर बोल दिया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब प्रतिबिंब खाली कोई वस्तु खाली देखेंगे उत्तल दर्पण से, अगर कोई वस्तु को देखेंगे, वस्तु देखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तब याद रखिएगा कब, तब छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर से समझा देते हैं। उत्तल दर्पण पर प्रकाश डाले, ठीक है, तो प्रकाश को फैला देगा, लेकिन उत्तल दर्पण से कोई वस्तु को देखेंगे ऐसे करके तो क्या होगा? वस्तु मुझे छोटा दिखाई देगा, वस्तु मुझे छोटा दिखाई देगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग की बात बोलेंगे तो प्रयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट क्या होता है तो देखिएगा, स्ट्रीट लाइट क्या होता है देखिएगा, ये हो गया स्ट्रीट लाइट। ठीक है, यहां से रोशनी जा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश का क्या काम है? फैलाना। किसका काम है? उत्तल दर्पण का काम है। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में, साइड मिरर में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जस्ट उल्टा कर देना है, जो इसमें किया उसमें कर देना है। प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश को सिकुड़ देगा, प्रकाश को सिकुड़ देगा, सिकुड़ देता है। ठीक है, कौन? अवतल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण से कोई वस्तु को देखेंगे तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, उत्तल दर्पण से कोई वस्तु को देखते थे छोटा दिखाई देता था, अवतल दर्पण से कोई वस्तु को देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा। इसलिए इसका इस्तेमाल क्या है? डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका चिकित्सक के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी 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 बनाने में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा।
आओगे आप लोग को। अब समझिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समझिएगा। जब ये प्रकाश को सिकुड़ता था, जब प्रकाश को सिकुड़ता था, इस घटना को, प्रकाश को जब सिकुड़ देता था तो इस घटना को क्या बोलते थे? इस घटना को बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे? प्रकाश को सिकुड़ देगा, ठीक है, प्रकाश को सिकुड़ देगा तो इस घटना को बोलेंगे हम लोग अभिसारी, अभिसारी, ठीक है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश डालने पे प्रकाश को सिकुड़ देता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण में प्रकाश डालने पे प्रकाश को फैला देता है, और जो प्रकाश को फैलाएगा, जो प्रकाश को फैलाएगा, ये घटना क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी। इसीलिए बोला जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोले? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम रंग के बारे में जानेंगे कि रंग क्या होता है। ओके, रंग देखेंगे आप, आपको 3 तरह का रंग देखने को मिलेगा, कलर। ओके, पहला देखने मिलेगा प्राथमिक, प्राथमिक रंग। ओके, दूसरा देखने मिलेगा द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग, और तीसरा देखने मिलेगा पूरक रंग, पूरक रंग। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्राथमिक रंग हम किसे बोलते थे? प्राथमिक रंग याद रखिएगा, RGB, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू को क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं। टेलीविजन में यही सब रंग का इस्तेमाल होता है। टेलीविजन में क्या होता है? टेलीविजन में यही रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल हरा ब्लू, लाल हरा ब्लू क्या है? तो ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नीला, फंसिएगा नहीं, नीला को ही ब्लू बोलता है। ओके, याद रखिएगा, ये हो गया प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग किसे बोलेंगे? तो प्राथमिक रंग की सहायता से, प्राथमिक रंग सहायता से, प्राथमिक रंग की सहायता से प्राप्त हो, इसके सहायता से ये प्राप्त हो, इसे बोलते हैं द्वितीयक रंग। अब पूरक रंग किसे बोलेंगे? तो पूरक बोलते हैं सफेद रंग को। पूरक किसे बोलेंगे? तो पूरक सफेद रंग को बोलेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पूरक रंग, ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। देखिए, RGB याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिएगा, ग्रीन, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन हो गया, मतलब हरा हो गया, हरा हो गया। ब्लू का मतलब क्या हो गया? नीला हो गया, नीला हो गया। आई मतलब लाल हो गया, ये तो लाल हो गया। आप समझिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लाल और हरा, लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला। लाल और हरा को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला, ठीक है। हरा और ब्लू को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या बनेगा? पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, ठीक है। लाल और नीला, लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या बनेगा? मेजेंटा, मेजेंटा, मेजेंटा बनेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कलर भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, क्या क्या बोले? इस तरह से डायग्राम बना लेना है। तो RGB, RGB, ठीक है। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन को जब मिलाएंगे तो बनेगा पीला, ठीक है। रेड और नीला को जब मिलाएंगे तो मेजेंटा बनेगा। ग्रीन और ब्लू की मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
पीकॉक नीला बनेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जब बोलेंगे तो नीला, नीला प्लस पीला क्या बनेगा? सफेद बनेगा। ठीक है, नीला प्लस पीला क्या बनेगा? सफेद बनेगा। नीला प्लस पीला क्या बनेगा? सफेद बनेगा। ठीक है, हरा प्लस मेजेंटा क्या बनेगा? हरा प्लस मेजेंटा, ये भी सफेद बनेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए अब हम क्या जानने वाले हैं, अब देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में, मानव आई के बारे में। ठीक है, मानव आई के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मानव से क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूनतम देखने की जो दूरी होती है कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए मानव नेत्र जो होता है, मानव का जो नेत्र होता है, नेत्र में ना 2 कोशिका पाई जाती है। नेत्र में 2 कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका नाम याद रखिएगा, छर, इसे बोलते हैं रोड। क्या बोलेंगे? रोड। ऐसे बोलते हैं शंकु, और शंकु को क्या बोलेंगे? कोन्स। ठीक है, अब समझिएगा, दोनों को काम समझिएगा। मानव नेत्र में 2 तरह की कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। ओके, एक देखने को मिलेगा छर, एक देखने को मिलेगा शंकु। ठीक है, अब समझिएगा, छर का काम क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता को पता करना, प्रकाश की तीव्रता का पता करना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शंकु, इसका काम क्या है? रंग पहचानना। शंकु रूप के काम क्या है? रंग का पता चलना, रंग पहचानना। जब ये प्रॉब्लम हो जाता है ना तो याद रखिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, शंकु रूपी जब कोशिका में प्रॉब्लम आ जाती है तब। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेत्र, मानव नेत्र का जो कलर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आइरिस, जैसा आइरिस होगा वैसा मानव का आंख का कलर होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिया जाता है तो कॉर्निया दान दिया जाता है। जब नेत्र दान देते हैं तो क्या दान? दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता क्या होता है वो सारा हम यहां जानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, पहले जानेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब समझिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखेगी, निकट की तो वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की नहीं दिखेगी, दूर का नहीं दिखेगा। ओके, और निकट में कौन सा उपचार के लिए कौन सा लेंस, क्योंकि इसमें तो लेंस काम करेगा, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे निकट दृष्टि दोष में? तो याद रखिएगा अवतल। ठीक है, कभी फंस जाएंगे तो याद रखिएगा निकट कितना अक्षर का शब्द है? 1 2 3, 3 अक्षर का शब्द है। 1 2 3 4 अक्षर का शब्द है, तो 3 के साथ 4 इस तरह से लगा सकते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखेगा, लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा दूर जो है ये कितना अक्षर का शब्द है? 1 2 अक्षर का शब्द है। ओके, 1 2 3 उत्तल लेंस कितना अक्षर का शब्द है? उत्तल 3 अक्षर का शब्द है। ओके, तो 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4। ओके, इस तरह से निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस का गोलाई बढ़ जाता है। और दूर दृष्टि उसमें क्या होता है? लेंस का गोलाई घट जाता है।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है पर। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कांतरिक कोण अगर आपसे पूछेगा तो वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, स्टैटिक में आता है। कांतरिक कोण जैसे कि हीरा, का पूछ लिया क्या बोलेंगे? 24.4। ठीक है, जल का पूछ लिया तो जल का याद रखिएगा 48.75। ठीक है, ये क्या था? कांतरिक कोण था। ओके, अब अपवर्तनांक देख लेते हैं। अपवर्तनांक भी पूछता है एग्जाम में, तो अपवर्तनांक याद रखिएगा वायु अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। जल का कितना होता है? जल का कितना होता है? 1.33 होता है। ओके, जल कितना होता है? 1.33 होता है। अल्कोहल का कितना होता है? तो अल्कोहल का याद रखिएगा 1.36 होता है। 1.36 होता है। ओके, अल्कोहल का 1.36 होता है। ओके, तारपीन का तेल पूछ लिया तो तारपीन का तेल का अपवर्तनांक पूछ लिया तो ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1.48 होता है। ठीक है, हीरा का पूछ लिया तो हीरा का अपवर्तनांक पूछ लिया तो 2.42 होता है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल था तो इसलिए हम ये सब करा दिए। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, बिल्कुल एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गिरेगा एग्जाम में। जो भी था सारा इंक्लूड कर दिए ये वीडियो में। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहे, आप लोग को कंटेंट मिलते रहे। ओके, देन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।